खामियाजा सबको भुगतना पड़ा है। और ये 2-3 दशक से ये खेल चल रहा है, ये भी सामने दिख रहा है। और ये 1990 का दशक समय वही समय है जब ऐसी ताकतों ने ही वहां से भारी भारी मात्रा में कश्मीरियों को खदेड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने वहां पर इसे एक सांप्रदायिक तूल दे दिया। तो जो कश्मीरी हिंदू थे या गैर मुसलमान थे, हिंदू ही नहीं, सिखों को भी वहां प्रताड़ित किया गया, बौद्ध क्रिश्चियंस को भी प्रताड़ित किया गया। ज्यादातर तो कश्मीरी हिंदू थे और कश्मीरी पंडित थे जिनको कि वहां से भागना पड़ा। ये 90 का दशक है, मैं आपको बताऊं 85 से लेकर के 95 के बीच में जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद आप देखिए ऐसे लोगों को संरक्षण दिया गया, उनको बैकडोर एंट्री दी गई, मेडिकल सीट दिया गया, नौकरियां दी गई, बावजूद इसके कि इनकी मंशा क्या थी सबको पता था। अब महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जवाब दिया है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की थी और लंबी बात की थी, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने यहां अखाड़ा में रखना चाहूंगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पर आपने महबूबा जी का बयान तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि बाप की गलतियों की सजा बेटों को क्यों दी गई, ये सलाउद्दीन के बेटों के हवाले से कह रही थी। कौन किसका बेटा है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि गवर्नमेंट के तंत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका आचरण क्या है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और उन तमाम अच्छे और मन से काम करने वाले कर्मचारियों के मन में एक नए प्रकार का विश्वास इससे जागृत होता है कि नहीं, काम करने का इनाम है। तो मनोज सिन्हा जी एकदम बेबाक होकर एकदम सपाट सीधी बात उन्होंने कही कि यहाँ पर किसी तरह का द्वेष नहीं, किसी तरह का कोई भाव नहीं और कोई पार्टिजनशिप नहीं। कौन किसका बेटा है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आप देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सीधा सा एक बाइनरी है जिसके खिलाफ, जिस पर कि सबको तोला जा रहा है। और ये एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं तेजिंदर, उसका मुझसे कोई लेना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन मेरे अधीन है और इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहकर अगर कोई इस सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है तो उनकी यहाँ जगह नहीं है। किस तरह के लोगों को पहले जगह दी जाती थी, किस तरह के लोगों को अब जगह दी जाएगी, यही साफ है। देखिए, मनोज सिन्हा ने जो आपसे बात की उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि कौन किसका बेटा है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इंसान का, उस सरकारी मुलाजिम का आचरण क्या है, क्या वो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्या वो देश के जो दुश्मन है उनके साथ मिला हुआ है, उनके लिए वो जो है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वजह से जो उन्होंने 22 अप्रैल 2020 को एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था जम्मू कश्मीर में, और इस टास्क फोर्स को ये मैंडेट दिया था कि आप आइडेंटिफाई करें कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, ये सिर्फ सईद सलाउद्दीन के बेटों के लिए नहीं बल्कि सारे जितने भी जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये देखा जाए कि कितने लोग जो हैं आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं, कितने उनकी मदद कर रहे हैं और उन पे क्या कार्रवाई की जाए, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को दी जाए। 4 बार ये स्पेशल टास्क फोर्स जो है मिल चुकी है। पहले भी कई लोगों को जिनका ये पाया गया कि वो आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं उन्हें बर्खास्त किया गया, और तीसरी और चौथी मीटिंग में 11 लोगों की बर्खास्तगी की जो रिकमेंडेशन है वो मनोज सिन्हा को दी गई थी। जी आनंद जी, उसमें और ये जो 11 हैं इनके अगर आप देखें सिंह साहब तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे। कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में था, कोई एग्रीकल्चर में था, कोई जम्मू कश्मीर पुलिस में था, लेकिन सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और ये लोग जमाते इस्लामी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, दुख्तराने मिल्लत यानी आसिया अंद्राबी की उस ग्रुप से जुड़े हुए थे जिनका सीधा सरोकार जो है हाफिज सईद से है। तो ये तो पूरा एक नैरेटिव गेम सेटिंग था ग्राउंड अप कि हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग रहेंगे जो कि एक ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे स्कूल से लेकर आगे तक। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये बड़ी सोची समझी उनकी रणनीति थी। इसको कामयाब बनाने में वहां के जो मुखिया थे वो इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आपने ये कहा 90 की दशक में, बिल्कुल आपने सही फरमाया। उस समय जब ये अफगानिस्तान में जब जिसको कहते हैं कि शीत युद्ध जब खत्म हुआ, तो उस समय ये जो ग्लोबल जिहाद बिल्कुल उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने एक सुपर पावर, उस समय सोवियत यूनियन का हरा के फतेह पा ली हो। और उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके अनुसार केवल 3 से 6 महीने में उन्होंने ये सोचा कि हम पूरे उस पे
कश्मीर पर हम फतेह पा लेंगे, वहां पर हम जो इस्लाम का झंडा है, ग्लोबल जिहाद इस्लाम का झंडा है, हम उसको वहां पे हम कामयाब कर देंगे। और लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। तो यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा तंत्र जो थी, खास करके हमारे फौज के जो अपने हमारे यंग ऑफिसर्स थे, मैं खास करके उनका, क्योंकि मुझे इसका कुछ व्यक्तिगत मुझे अनुभव है, हमारे यंग ऑफिसर्स ने ये जितने ग्लोबल जिहादी जो अफगानिस्तान में अपने आप को बहुत शेर खा समझते थे, उन सबको एक के बाद उनको उनका ढेर कर दिया। और उसी रणनीति के तहत, उसी ग्लोबल जिहाद के उन्माद में, वो अफगानिस्तान वाले अभिमान में उन्होंने ये पूरा वहां पर जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई हैं उनको वहां से पलायन करने पे मजबूर किया। और इन सब के पीछे ये कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीम पार्टीज का भी रोल था उसमें। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। और आपको एक बात याद दिला दूं शायद जी, कि मुझे याद है कि कोई एक मॉल में कोई घटना हुई थी, या तो कोई जिहादी हमला हुआ था या आग लगी थी। मुझे याद है कि उसमें ये सैयद सलाहुद्दीन का बेटा भी उसमें फंसा हुआ था। और हमारे स्पेशल फोर्सेस ने जाके उसको वहां से निकाल के उनको निकाल के लाए थे। लेकिन मैं खुद कहता हूं कि थोड़ा सा मुझे मनोज सिन्हा साहब की, मैं उनकी बहुत आदर करता हूं मैं उनका, लेकिन मुझे ये वक्तव्य से थोड़ा मैं भिन्न सोचता हूं कि बाप के कारनामे पर बेटा क्यों भुगते। और बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब आप एक युद्ध लड़ रहे हैं जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कर, फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, तो वही मापदंड नहीं होता है जो कानून और व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर उनके हाथ क्लीन है, उन्होंने पूरी तरह से अपना अपला झाड़ लिया होता,